प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शुक्रवार है। एक लंबे अंतराल के बाद आया हूं। मुझे लगता है 3 से 4 दिन हो गए हैं। मैंने कार्यक्रम रविवार को बनाया था, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और आज है शुक्रवार। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। देखते हैं क्या कहती है आज की कुंडली, और जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं कैसा रहता है इनका अध्ययन। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं जाना नहीं है। अब पीछे वो जो बैनर दिखता था उसे मैंने हटा दिया है और इस पे कुछ और अलग करने वाला हूं, तो देखता हूं क्या करता हूं। तब तक के लिए आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। विक्रम संवत 2022, शक संवत 1888। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम सिद्धार्थ संवत्सर है। और इस संवत्सर में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति शुद्ध है, चैतन्य है और परिस्थितियों को जीतने वाला है, अपने पक्ष में करने वाला है, मेहनत के बल पे और अपनी खुद की पहचान के बल पे। समाज का पुरोधा होता है और श्रेष्ठ व्यक्तियों से इसकी पहचान होती है। आगे बढ़ने पे इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। नाम नहीं बताऊंगा जातक का। दक्षिणायन में जन्म होने का प्रभाव थोड़ी से स्वास्थ्य में कमजोरी होती है, चीज़ें बिगड़ती हैं और उसको ठीक करना पड़ता है। 2 बातें होती हैं। उत्तरायण में अगर आपका जन्म हुआ है तो चीज़ें ठीक मिल जाती हैं लगभग, पर दक्षिणायन में वही जन्म हुआ है तो ठीक करनी पड़ती है। हो सकता है वो जो स्थितियां बनती हों वो बिगड़ते बिगड़ते बनती हों, ये बात है। शरद ऋतु में इनका जन्म हुआ है तो आलस्य है, व्यक्ति कामी नहीं है, परिस्थितियों का मारा नहीं होगा और शरद ऋतु में जन्मा है तो देखने में सुंदर होगा। शरीर पानी सोखने वाला है तो पानी पी लेना चाहिए अधिक संख्या में। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के जन्मे होने के कारण चंद्रमा इनकी कुंडली में शुभ ग्रह नहीं बन पाएगा, वो पापग्रह होगा। मतलब प्रभाव स्वास्थ्य में कमजोरी मिल सकती है, माता के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है या कई बार चीजें बिगड़ती हुई भी देखेंगे। जैसे परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी और माता का क्षेत्र थोड़ा कमजोर होगा, हो सकता है व्यक्ति को दिल से संबंधित समस्या हो, हृदय से संबंधित बीमारी होने का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि एक तो उधर सूर्य दक्षिणायन के हैं, जन्म भी जो हुआ है वो सुबह 4:25 का है। मतलब व्यक्ति के ऊपर सूर्य की रोशनी का अभाव है। हाँ, तो अभाव होगा तो प्रभाव कम हो जाएगा। किसका? सूर्य का। पितरों का वो पक्ष होता है ना, दक्षिणायन में सूर्य हमारे जो पितर लोग हैं उनको रोशनी देने चले जाते हैं, तो हम पर उनकी रोशनी कम हो जाती है। इस वजह से हमारे ऊपर जब जैसे ही उनकी रोशनी कम होती है तो हमारा प्रभाव कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। मतलब कहने का यह है कि व्यक्ति के ऊपर से शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि होने के कारण जहां चंद्रमा पापक हुआ वहीं सूर्य कमजोर हुए और शरद ऋतु में जन्मे होने के कारण फुर्तीला है व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि आलसी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का जन्म जो है वो बुधवार को हुआ है। तो बुधवार के जन्मे होने में ऐसी स्थितियां देखने में आती हैं कि जो व्यक्ति बुधवार को जन्मा है वो विद्वान होता है, कला का प्रेमी होता है, नृत्य संगीत आदि में उसकी रुचि होती है, दूसरों में नाक नुक्श निकालते रहता है, उसकी स्थितियों को वो एक ही चीज़ों को कई बार करना चाहता है, एकदम बिल्कुल सटीक काम करता है और गणना प्रधान होता है। ये बातें बनती है। आगे बढ़ने पे पता चला तो इनकी स्थिति पूर्वाखाड़ा नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र होता है, तो व्यक्ति सुंदर है, देखने में आलिशान है, बेहतरीन है, मज़ेदार है और क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के हैं तो क्रोध भी है, जल्दबाजी भी है, पेशेंस भी कम है। मनुष्य गण का है तो 16 कला का निपुण होगा। मतलब कहने का कि जहाँ क्रोध करना है वहाँ क्रोध भी करेगा, जहाँ दया करनी है वहाँ दया भी करेगा, जहाँ किसी को क्षमा करना है क्षमा भी करेगा, ऐसा नहीं है।
मनुष्य गण का है, इसका मतलब है कि मनुष्य ही है। अब उसको इंसान बनने के बाद देवता बनना है, अपने अंदर और अपने विचारों में दैवत्व के गुण को विकसित करने की परंपरा चालू करनी है। अब आइए, सुकर्मा योग और गर करण, ये ठीक है, पर गर करण थोड़ा सा कभी कभी प्रभाव में निगेटिव ले जाता है, व्यक्ति को बिगाड़ता है और कई बार चीज़ों को, परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, परिस्थितियां प्रतिकूल होती जाती हैं और आप उससे खिन्न होते जाते हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होता है। अब आइए, आपको इनकी कुंडली में बैठे नक्षत्र पे चर्चा कर लेता हूं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हैं। मैंने जैसा बताया पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसका प्रभाव और विशेषतया क्या बताता है वो बता देता हूं। व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, मतलब शुक्र से प्रभावित, और जरा इनकी कुंडली पे देखिए तो शुक्र भी लग्न में ही बैठे हैं पर नीच के हैं, मतलब स्वास्थ्य जो है वो कमजोर हो सकता है, व्यक्तित्व खुल करके सामने नहीं आ सकता है, पैसे की कमी नहीं होगी क्योंकि लग्न में शुक्र बैठेंगे और शुक्र से प्रभावित है व्यक्ति तो सुंदर है, आलीशान देखने में होगा, भवन और सांसारिक सुखों का भोक्ता भी होगा, उच्च पदस्थ अधिकारी बनता है, किसी भी चीज में चेक करने का काम इसको दिया जा सकता है, आसपास के लोगों में इसकी परख और पहचान बहुत बड़ी होती है और अच्छी होती है। शुक्र से प्रभावित है तो साक्षात समझ लीजिए कि कामदेव भी हैं, विराज रहे हैं और व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में जहां पे वो शुक्र से प्रभावित होता है तो सब चीज जो अच्छा है वही इसका है, जो सबसे अच्छा है वही इसका है। हाँ, इनका जन्म 1966 में हुआ है, ये पुरोधा मतलब बहुत बड़े हैं और उम्र से ही नहीं पद से भी बड़े हैं, पदासीन हैं, पदारूढ़ हैं, ये स्थितियां बनती हैं। अब आइए इनकी कुंडली में एक एक ग्रहों को बता देता हूं कैसी स्थितियां हैं और क्या चीजें बन रही हैं। कन्या लग्न की कुंडली के लिए सूर्य 12वें भाव के अधिपति होते हैं। 12वां भाव मतलब जहां 5 नंबर लिखा है, यहां उनको बैठना था, व्यय भाव के अधिपति हो गए और राशि जो सिंह बनी वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी अपने आप को। ऐसा इस वजह से क्योंकि उस राशि के ऊपर से देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है और जन्म कुंडली में सूर्य जो 12वें भाव के अधिपति होते हैं अपने भाव से तृतीय एकादशवें के संबंध में जा रहे हैं, इस भाव का वो फल करेंगे और यहां का फल करने के बाद अब वो देखते हैं कि यहां पे उनकी राशि बनी और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में नीच राशि के होकर के बैठे हैं। और जरा गौर करिए तो बुध यहां 25 अंश का है और सूर्य 2 अंश के हैं, बाल अवस्था के। ये ग्रह बाल अवस्था का रहा, यानी कि 12वें भाव का अधिपति बाल अवस्था का व्यय पे कंट्रोल करेगा और क्या क्या चीजें होंगी ये तो बाद में बताऊंगा, पर यहां पे सूर्य नीच के होकर के बैठे हैं बाल अवस्था में, जिनका निचत्व देखने में भंग हो रहा है, देखने में निचत्व भंग हो रहा है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, माता, मस्तिष्क और व्यक्ति के भावनाओं पे नियंत्रण रखने वाला काम चंद्रमा का होता है। व्यक्ति की कुंडली में मूलतः वो काल पुरुष की कुंडली में 4थे भाव के अधिपति होते हैं और देखिए यहीं बैठे हैं। धनु राशि व्यक्ति की बन रही है, यानी कि कन्या लग्न और धनु राशि। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति के ऊपर से दार्शनिक तत्वों का भी बढ़ना या बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। चंद्रमा यहाँ पे 17 अंश 56 कला के हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है, ये शत्रु के घर में गए हैं क्योंकि गुरु यहाँ के अधिपति होकर के देखिए बाहर गए हैं, मतलब यहाँ से 8 घर आगे, यहाँ से 7 यहाँ हुआ और 8 यहाँ, पर सुख का अधिपति होकर के वो उच्चका हुआ है। ऐसी स्थितियों में तो चंद्रमा और गुरु का परिवर्तन भी हुआ है, सुख का संबंध लाभ से बना, ये अत्यंत श्रेष्ठ है और ये व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण प्रकार के सांसारिक सुखों का भोक्ता बनने के साथ साथ और क्या क्या चीजें देगा वो आगे बताऊंगा। पर चंद्रमा यहाँ पे शत्रु अवस्था में है और कमजोर हैं, कमजोर नहीं है, युवा अवस्था के होंगे वो, 17 अंश के 56 कला के हैं, शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं तो और भी बेहतरीन हो जाते हैं क्योंकि वो शुभग्रह बनता है। इस कुंडली के वो मुखड़ा भाव जो होते हैं, जो जैसे व्यक्ति का चेहरा, ये फेस जो होता है वो ये भाव होता है, वहां का अधिपति और उसके नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है। इस वजह से व्यक्ति का मुखड़ा भी सुंदर होगा, देखने में अच्छा होगा, भद्र पुरुष की तरह बेहतरीन होता है। तो ये चंद्रमा का प्रभाव। अब मंगल पे चर्चा कर लेता हूं। मंगल बनते हैं कन्या लग्न की कुंडली के लिए त्रिक भाव के अधिपति, यहां 3रे भाव के अधिपति। त्रिक मतलब त्रिक भाव होता है 3रा, 6ठा, 8वां और 12वां, ये त्रिक भाव होते हैं, जिसमें से ये
भाई का भाव होता है। यहां पे मंगल की दृष्टि भी है और यहां के अधिपति होकर के वो 12वें जा रहे हैं, मित्र के घर में जा रहे हैं, पर ये भाव खाली है। अब जरा गौर करिए तो वो अति मित्र की राशि में बैठ गए। पराक्रम भाव का अधिपति अति मित्र का हो रहा है, क्योंकि जिस राशि में बैठा उस राशि के अधिपति से उसके संबंध तात्कालिक मित्रता के बन रहे हैं। और मंगल और सूर्य वैसे भी मित्र होते हैं। मंगल का नक्षत्र केतु का है, इस वजह से व्यक्ति में घबराहट रहेंगी और चीजें कई बार ऑपरेशन के निकट ले जाकर के बिताने वाली होती हैं। मंगल 12 में बैठे हैं और वो अति मित्र के होकर के बैठे हैं, 10 अंश के हैं, कुमार अवस्था के होंगे ये। मतलब ये ग्रह आधा फल करेगा और बेहतरीन है, वो परिणाम देने वाला बन सकता है। अब उसका निगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव क्या रहेगा वो भी बताऊंगा, तो बन के रहिए। अब बुध पे बात कर लेता हूं। बुध बुद्धिमता का, और वैसे तो इनका जन्म भी बुधवार का हुआ है। व्यक्ति है बड़ा बुद्धिमान और तार्किक है, समझदार है। बुध की स्थिति देखिए तो तुला के होकर के बैठे हैं। लग्न के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठना ये महाधनी योग होता है, धनवान बनाता है। सूर्य और बुध में अगर देखता हूं तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। शुभ ग्रह की तरह स्थिति बना करके केतु भी यहां बैठे हैं। और उसके बाद देखूं तो बुध 25 सन से 47 कला, नक्षत्र गुरु का है, बुद्धिमान और ज्ञान से युक्त, मतलब पद भी मिला है। व्यक्ति बेहतरीन ऊंचे पदों पर धारण करने वाला होगा और सांसारिक सुखों का भोक्ता होने के साथ साथ धन का मालिक भी होगा। बुध अति मित्र की राशि में बैठा क्योंकि तात्कालिक मित्रता में, और 25 अंश के हैं तो थोड़े कमजोर हो रहे हैं। डिग्री में इनकी अवस्थाएं थोड़ी प्रभाव से कमजोर होंगी, मतलब मंगल से कमजोर होंगे डिग्री में, क्योंकि वो 10 अंश का था, चंद्रमा युवा थे, पर ये 25 अंशों से ज्यादा हो रहे हैं, 47 कला के हो रहे हैं, इस वजह से इनका प्रभाव थोड़ा कमेगा। मतलब इनकी दृष्टि का लाभ हो सकता है कि जातक को कम मिले। अब गुरु की बात करूंगा। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं। धन को कहाँ खर्च करना है, ये स्थितियां अच्छाई पे लगानी है या धन बुरे जगहों पे जाएगा, ये अगर गुरु खराब होते हैं तो बुरे जगहों पे जाता है। इनकी कुंडली के लिए गुरु उच्च के हो रहे हैं, मतलब बेहतरीन है, और वो धन भाव से केंद्र में आ रहे हैं, ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। पर चंद्रमा से वो परिवर्तन कर रहे हैं, ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। पंचम भाव 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के तृतीय भाव को देख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो गुरु अति मित्र की राशि में नहीं बैठे, क्योंकि वो जिस राशि में बैठे हैं वो उनके उच्च की राशि है। वहां से उस ग्रह की स्थिति देखते हैं तो वो परिवर्तन में कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और 9 अंश 25 कला के हैं, वो सम संख्या की राशि है, वृद्ध हो जाएंगे मतलब। और नक्षत्र देखिए तो पुष्य नक्षत्र के अधिपति शनि होते हैं, नक्षत्रों का राजा होता है, मतलब गुरु तो इनकी कुंडली में अद्भुत फल देने वाले हैं, जिसकी दशा अभी जातक के ऊपर से चल भी रही है। गुरु की स्थिति अच्छी है कुंडली में, वो कमजोर नहीं है। अब बात शुक्र की करूंगा। शुक्र इनकी कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति हैं, लग्न में बैठे हैं, यानी कि लग्न और धन का संबंध जो बन रहा है वो परिवर्तन का बन रहा है, यानी कि दो परिवर्तन राजयोग यहां तो दिख रहे हैं। सबसे पहले तो गुरु और चंद्रमा का, दूसरा शुक्र और बुध का। शुक्र यहां पे अस्त होंगे, ये कैसे? शुक्र की डिग्री 27 अंश की है और सूर्य बैठे हैं 2 अंश के। ऐसी अवस्था में वो शुक्र सूर्य के बिल्कुल निकट जाते दिख रहे हैं, ऐसी अवस्था में वो अस्त हो जाएंगे। मतलब एक अस्त ग्रह नीच का हुआ है, यानी कि वो कमजोर हो रहा है, अस्त भी है और नीच का भी है, दोनों ही चीजें यहां पे नेगेटिव हो रही हैं। नक्षत्र जो लिया है इसने वो त्रिक भाव के अधिपति का और कम से कम अष्टमेश का लिया है, इस वजह से शुक्र की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर मुझे दिख रही है। नीच के हुए और डिग्री में 27 अंश के हैं, ये कमजोर दिख रहे हैं। अब बात शनि की कर लो। शनि दुख के कारक होते हैं, कष्ट देते हैं और व्यक्ति को पाठ पढ़ाते हैं धर्म का। मतलब इनकी कुंडली के लिए वो बनते हैं पंचम और छठे भाव के अधिपति। जाकर के बैठे हैं जन्म कुंडली में सप्तम भाव में, पंचम और छठे भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति से उनकी तात्कालिक शत्रुता बनती है और वैसे भी वो शम होते हैं एक दूसरे से। गुरु और शनि का संबंध समता का होता है, पर वो तात्कालिक शत्रुता में जा रहे हैं, इस वजह से ये शत्रुग्रही हो जाएंगे, अति शत्रु के हो जाएंगे। उसके बाद 0 अंश 42 कला, ये कमजोर, और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति। अब जरा देखिए तो गुरु बैठे हैं शनि के नक्षत्र में और शनि बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में, ये दोनों अति शत्रु के हो रहे हैं, एक दूसरे से शत्रुता भी बरत रहे हैं और साथ ही साथ परिवर्तन में भी हैं। अब यहां पे इन दोनों का फल देखने लायक होगा कि कैसी स्थितियां बन रही हैं। मतलब शनि यहां पे एक तो कमजोर हुए डिग्री के हिसाब से और ऊपर से वो अति शत्रु के भी बैठे हैं, मतलब रुष्ट हैं वो, तो कैसा परिणाम रहेगा ये बताऊंगा आगे।
अब राहु केतु की बात करूं तो वो दोनों राहु और केतु की स्थितियां यहां तुला के होकर के बैठे हैं, यहां पे मेष के होकर के बैठे हैं, सम राशि के बैठे हैं, वृद्ध होकर के बैठे हैं, क्योंकि डिग्री 22 अंश की है। ऐसी स्थिति में कि डिग्री को देखते हैं तो 22 अंश संतावल कला और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। राहु शुक्र के नक्षत्र में है, वृद्ध होकर के बैठा है डिग्री के आधार पर, इस वजह से उसका प्रभाव क्या होगा ये बताऊंगा आगे। अब आपको इनकी कुंडली में मैं सीधे विश्लेषण पे ही लेके आता। सबसे पहले ये बता दूं व्यक्ति है क्या। व्यक्ति है द्विस्वाभाविक लग्न से प्रेरित और धनु राशि है, ये बहुत बेहतरीन होती है। और धनु राशि का निर्माण और जन्म कुंडली के सुख भाव में, यहाँ पे बुध बहुत अच्छे होंगे, 2 भावों के अधिपति, और गुरु भी अच्छे होंगे, साथ ही साथ शनि भी अच्छे होंगे। यहाँ इस कुंडली में शुक्र भी अच्छे होंगे क्योंकि वो धन और भाग्य के अधिपति बनते हैं। मतलब इन ग्रहों की दशाएं व्यक्ति के जीवन में अच्छी जाने वाली हैं। साथ ही साथ अगर देखता हूँ तो इनकी कुंडली में गुरु सप्तम भाव के अधिपति हैं, उच्च के हैं, दाम्पत्य भी ठीक दिख रहा है और डेली बेसिस का इनकम भी। आज किसी तरीके से नहीं करूँगा, यूं ही कर दूंगा, पर कैसे जरा गौर करते हैं। सूर्य से शुरू करता हूं तो सूर्य 12वें भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से 3 घर आगे गए हैं। किसी भी भाव का अधिपति अगर अपने भाव से तीसरे जाए तो ये लाभ के संबंधों को दिखाने वाला होता है। पर जरा गौर करिए तो वहां पे देख रहे हैं राहु, राहु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ रही है और वहां कौन बैठा है? मंगल। मतलब वो मंगल जो कि यहां पराक्रम भाव का अधिपति है वो व्यय में गया है केतु के नक्षत्र में। राहु की दृष्टि, सूर्य का यह भाव था। पराक्रम भाव के अधिपति 12 में जा रहे हैं, व्यक्ति के पराक्रम को नुकसान में देखा जा रहा है और व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसको उतना नहीं मिलता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेहनत करने पे नहीं मिलेगा, राहु बलवान बनाएंगे, मेहनत करने वाला बनाएंगे, व्यक्ति को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और चीज़ें कई बार छूटती छूटती सी होती हैं। हर एक काम को करने से पहले व्यक्ति को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि लग्न पे शनि का प्रभाव है। जरा गौर करिए तो आपकी कुंडली है क्या। एक तो आप कन्या लग्न के हैं, परिवर्तन पसंद है, एक जगह बैठ करके रहना पसंद नहीं करते हैं, चीज़ें देखना पसंद है, एनालाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी बहुत बेहतरीन है, स्किल बहुत बेहतर है, बात करने का तरीका, वाणी का प्रभाव। द्वितीय भाव में सूर्य बुध बैठे हैं, ये अद्भुत होता है। वहां पे बुध अस्त नहीं है, पर यह स्थिति कमजोर हो रही है। कैसे? सूर्य के कारण। सूर्य के कारण शुक्र अस्त हो रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सूर्य के कारण शुक्र अस्त हुए और वो नीच के भी हुए हैं। पर गौर करिए तो उस पे रोगेश की दृष्टि है, रोग के, और पंचम के अधिपति होकर के शनि यहां बैठे हैं और यहां से जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति की दृष्टि सप्तम भाव में आकर के लग्न पे देख रहे हैं। जिस भाव को देख रहे हैं वो इनका लग्न है, मतलब व्यक्तित्व का प्रभाव से कमजोर होना तय है, पर बहुत ज्यादा नहीं। प्रभाव रहेगा पर थोड़ा कम, क्योंकि शुक्र को वो देख रहे हैं तो शुक्र उनके मित्र होते हैं। पर ये भाव जो है ये इनके मित्र का है, यानी कि रोग पैदा होगा पर व्यक्ति जीत जाएगा उससे लड़ करके। उसके बाद शुक्र अस्त है तो स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, क्योंकि रोगेश देख रहा है तो प्रभाव डालेगा, क्योंकि ग्रह पहले ही कमजोर तो है, नीच का है ना, उसका नीचत्व भंग भी तो नहीं हुआ है। हाँ, परिवर्तन में है, इस वजह से उसके परिणाम बुरे ना जाकर के अच्छे ही मिलेंगे। लग्न में शुक्र नीच का है, लग्न के घर में एक ग्रह अगर नीच का हो जाए, अस्त का हो जाए, तो कहीं ना कहीं प्रभाव कमजोर होता है और ये चीजें टाइम पे नहीं आती हैं, विलंब मिलता है, लेट होता है और हर काम थोड़ा रुक रुक करके होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य और बुध केतु के साथ बैठे हैं, स्वभावतः व्यक्ति को चिरंजीवी बनाते हैं। मुखड़ा अच्छा होगा, चेहरे पे तेज अच्छी होगी। शुक्र लग्न में है, पंचम भाव के अधिपति से दृष्ट हो रहे हैं तो यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन के कारण और धन के लिए व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ता है। अब जरा गौर करिए तो राहु की दृष्टि सूर्य पे भी है, अभी सूर्य की ही चर्चा कर रहा हूं। राहु की दृष्टि सूर्य पे है और वो सूर्य आपकी कुंडली में कैसा है? नीच का होकर के बैठा है, जिसका अधिपति केंद्र में आ रहा है, इस वजह से उसका नीचत्व भंग होगा। पर जरा गौर करिए उस पे राहु की दृष्टि पड़ जाने के कारण, और राहु वृद्ध है डिग्री में 22 अंश का, सूर्य कमजोर थे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आत्मविश्वास को जब चीजें बिगड़ेंगी तो व्यक्ति घबराएगा और भागेगा कहां? संबंध प्राप्त करने अपने कुटुंबों के पास। क्यों? क्योंकि सूर्य कुटुंब में ही बैठे हैं और कुटुंब से लाभ भी है, कुटुंब से लाभ भी है, पर मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। दूसरों में कमजोरियां मत ढूंढिए, आप एक्सप्लेन खुद ज्यादा करते हैं
और एक्सपेक्टेशन ये होती है आपकी कि लोग खुद को आपके सामने एक्सप्लोर ना करें। मतलब ये है कहने का कि व्यक्ति खुद चाहता है कि वो ज़्यादा बोले, पर सामने वाला अगर कम या ज़्यादा बोलता है तो उसको दिक्कत होती है, उसको परेशानियों में देखना अच्छा नहीं लगता है। एक बात और बताता हूँ, व्यक्ति दान से युक्त है क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र की राशि बन रही है यहाँ पे भाग्य भाव में, और वो लग्न में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कि शुक्र यहाँ इस कुंडली में बहुत बेहतरीन परिणाम करते देखे जाएंगे, पर वो अस्त हैं और नीच के होकर के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को प्रैक्टिकल ज़्यादा बना देते हैं। तो धार्मिक तत्वों से युक्त होना जरूरी है, धार्मिकता का पालन भी आवश्यक होता है। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि सूर्य 12वें भाव में की स्थिति में जाकर के जन्म कुंडली में राहु से प्रभावित होंगे, तो व्यक्ति को कई बार लगातार पूजा नहीं करेगा, और करेगा तो लगातार फिर छोड़ देगा। पूजा पाठ और धार्मिकता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। भौतिकता से युक्त जीवन जीते हैं, यह सही है, पर एक बात बता दूं, उग्रता से मुक्त होकर के, और जब कभी भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बीत रहा हो तो थोड़ी सी दान आदि की स्थितियां मंदिर के पुजारी को देने की बनती है। ये बात सूर्य की थी। अब चंद्रमा की करूंगा बात। लाभ भाव के अधिपति और वहां पे उच्च के ग्रह गुरु बैठे हैं जो कि धन और लाभ के कारक होते हैं, पर वहां पे वो अकेले बैठे हैं। नक्षत्र का शनि के साथ परिवर्तन होना और लाभ भाव के अधिपति का सुख में जाना, ये अद्भुत होता है। व्यक्ति को जीवन पर्यंत जहां वो सुख माता से लाभ भी देंगे। पर जरा गौर करिए तो चंद्रमा से ठीक चौथे घर में शनि बैठे हैं। चंद्रमा से ठीक चौथे घर में एक पापग्रह का बैठना और उस पे धन भाव के अधिपति से दृष्टि का संबंध बनना। माता का सुख तो है, पर स्वास्थ्य में कमजोरियां आ सकती हैं। मांसपेशियों का दर्द, मांसपेशियों का खिंचाव, ये संभव है, और माता के तकलीफों को ये देने वाली स्थितियों में ले जा रहे हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है, ये बेहतरीन है, और यहाँ पे वो बड़ा आनंददायक फल करेगा। साथ ही साथ उसकी दृष्टि भी चतुर्थ भाव से बैठ करके 7वीं दृष्टि से दशम स्थान को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल बैठता है। छोटी सी मुलाकात में ही दूसरों से प्रभावित न होकर के अपना प्रभाव उस पर डाल देता है। जो भी बोलेगा लोग उसकी बात मान लेते हैं। प्रभाव बड़ा बेहतर और बृहद होता है। महात्मा गांधी को पद नहीं मिला था, पर प्रतिष्ठा बहुत श्रेष्ठ मिलती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सुख भाव के पंचम भाव के अधिपति इससे केंद्र में आ रहे हैं। तो माता के लिए ये पक्ष थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर हो सकता है व्यक्ति को अपने जन्मस्थान से दूर रहना पड़े, पर यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, दाम्पत्य, इन सब चीजों का सुख होगा। क्योंकि शुक्र देख रहा है तो पत्नी सुंदर भी मिलेंगी, पर शनि वहां है, रोग का अधिपति होकर के बैठा है। और ये देखिए जरा, तो लग्न के पीछे मंगल और आगे सूर्य, ये पाप कर्त्री है, और शुक्र को पाप कर्त्री लगा है। पत्नी को पाप कर्त्री यानी कि दाम्पत्य कभी कभी मनमुटाव से युक्त होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव है तो अनुशासनात्मक बना देंगे। ये बात बनती है, बहुत गंभीरता से बता रहा हूं। परिवर्तन में है वो, इस वजह से श्रेष्ठता होगी। दाम्पत्य को लेकर के लाभ की स्थिति कभी कमजोर नहीं होने वाली है, पर हाँ मनमुटाव रहेगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति की पत्नी प्रभाव जमाने वाली होती है, और अपना प्रभाव वो ये सोचती हैं कि मैं जो कहूं वही हो। पर प्रेम रहेगा और वो बेहतर रहेगा, क्योंकि सुख और चंद्रमा इनका संबंध केंद्र का बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये स्थिति चंद्रमा की है। अब जरा गौर करिए तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मैंने बात करी, व्यक्ति दूसरों के ऊपर प्रभाव डालेगा, कैरियर ठीक रहता है, व्यक्ति को इंस्पेक्शन आदि के कामों में भी देखा जाएगा। ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब मंगल की बात करूंगा। सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि की बात करी मैंने। सूर्य यहां से यहां देख रहे हैं तो हड्डियों से संबंधित समस्या बनती है, हृदय से संबंधित समस्याओं में खतरा देखने को मिल रही है। अब जरा गौर करिए तो सूर्य से चौथे घर में देखता हूं तो 1, 2, 3, 4 यहां शनि की राशि बन रही है, और वो यहां के अधिपति होकर के सप्तम में बैठे हैं। प्रेम संबंधों में स्थितियां, पिता का सुख, पिता का लाभ। पर गुरु यहां अकेले बैठे हैं, इस वजह से वो जितना लाभ देना चाहिए, क्योंकि कारको भाव नाशाया का सूत्र यहां लागू होता है, ये उक्ति है जो यहां काम करेगी। परंतु जितना उसका पॉजिटिव पक्ष मिलेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो मिलेगा भी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम में ये बात आप लोगों को बताई थी। क्या बताई थी? कि लाभ का अधिपति सुख से संबंध बना रहा है। कैसे? लाभ के अधिपति होकर के चंद्रमा सुख भाव में बैठे हैं, और सुख भाव के अधिपति होकर के गुरु उच्च के लाभ भाव में हो गए हैं। अब यहां पे ग्रह अपने भाव से षडाष्टक में या 8वें छठे के संबंध में नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो बेहतर बन रहा है, भाव उसको अच्छा मिल रहा है, पर थोड़ी सी निगेटिविटी अकेले बैठे होने के कारण ये बात दिख रही है। शुक्र चलित कुंडली में द्वितीय भाव में जा रहे हैं,
यानी कि वो जो यहाँ पे परिणाम आप देख रहे हैं वो यहाँ का न करके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को धन का लाभ कभी कमजोरी के तौर पे नहीं देखना है। धन आता रहेगा, क्योंकि राहु और शुक्र का संबंध भी कहीं ना कहीं अगर बने तो बड़ा बेहतर है, और ये आनंद और धन का जबरदस्त लाभ व्यक्ति को देते हुए देखा जाता है। अब बात मंगल की करूंगा। मंगल की बात कर चुका था, बुध की करूंगा। मंगल की दृष्टि की बात कर दूं। 1 2 3 4 अपने भाव को देख रहा है। राशि का अधिपति राशि को देखे तो ये भाव को फल से युक्त कर देता है, क्योंकि यहां पे शुभग्रह गुरु की दृष्टि है जो उच्च के हैं, यानी कि वो मित्र की राशि को देखेंगे। गौर करिए, गुरु यहां से 5वीं दृष्टि से यहां देखेंगे। इस भाव का अधिपति मंगल भी इसको देख रहा है। दो एक अच्छे प्रकार के ग्रह देख रहे हो, जहां राशि का अधिपति मंगल और गुरु भी देख रहे हो, और इसके जस्ट आगे देखिए तो चंद्रमा बैठे हैं, मतलब भाव को वो रोशनी से युक्त कर रहे हैं। पर इनकी कुंडली में चंद्रमा बन बैठे हैं पापक ग्रह, इस वजह से ये बात, तो पीछे सूर्य और आगे चंद्रमा, पर इस भाव का अधिपति इसको देख रहा है, तो पराक्रम का लाभ, व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उसका लाभ, व्यक्ति पराक्रमी है, छोटे भाई बहनों से संबंध भी अच्छे हैं, हो सकता है उनसे दूरी बनी हो पर फिर भी ठीक है। छोटे भाइयों को लाभ की स्थितियों में देखा जा रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, छोटे भाइयों से संबंध अच्छे होंगे, और ये स्थितियां मतलब त्रिक भाव है ये। पर यहाँ का अधिपति 12वें जाकर के मित्र की राशि में बैठा है, अति मित्रता का संबंध रख रहा है। दूर जाइए, अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के व्यक्ति बहुत ज्यादा नाम और यश कमा सकता है, क्योंकि उस पे राहु की दृष्टि भी है। पर उग्रता कम बरते, बातचीत कम करता है व्यक्ति, एकदम साधारण बात करता है, बोलता भी बड़ा मीठा है और कम बोलता है, न्याय प्रिय, न्याय से युक्त बोलता है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। पैसे देने से बचे, और एक्स्ट्रा पैसे किसी भी दूसरे कामों में लालच के तौर पे ना लगाएं। पैसे दूसरों को देना हो तो थोड़ा गौर करिएगा, पैसे ना दें किसी को। 10 रुपए भी देने हो तो सोच के, क्यों? क्योंकि चंद्रमा कमजोर है, अकेला है, और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। किमद्रुम दोष का बनना, पर वो लग्न से केंद्र में बन रहा है, इस वजह से वो किमद्रुम भंग हो जाएगा। पर चंद्रमा को जब भी देखना चाहिए तो गुरु को जरूर देखना चाहिए। ऐसी स्थितियों में गुरु और चंद्रमा का परिवर्तन योग होना, ये व्यक्ति को धन, मान, प्रतिष्ठा, कैरियर, सेक्टर ऐसा जहां पे कोई बहुत बड़ा लाभ देखने को मिल रहा हो, सांसारिक, वो बेहतर है। क्योंकि चंद्रमा यहां से बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में, ये धनेश का नक्षत्र है जो नीच का है, तो चंद्रमा एक तो पापक हुए और उस नक्षत्र का अधिपति नीच का हुआ, जिसका निचत्व भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि बुध भी द्वितीय भाव में जा रहे हैं, पर होगा तो कम। वो कैसे? क्योंकि शुक्र और बुध का परिवर्तन भी हुआ है। तो महाधनी योग, तो धन के मामले में और सांसारिक सुखों के मामले में व्यक्ति को कभी भी कमजोरी नहीं होनी है, पर प्रभाव व्यक्ति एक उग्रता वाला नहीं जमा पाता है। वो घर के लिए ही उग्र होता है, बाहर के लिए बड़ा कम। हाँ, न्यायप्रिय है, न्याय से युक्त होकर के काम करेगा, पर उग्र बहुत न तो है और न वो बनना चाहता है। राहु का प्रभाव है, अगर इसका इस्तेमाल कभी कभी लेना होगा तो ले सकते हैं, ऐसी बातें दिखती हैं, पर उसका विशेष लाभ नहीं है। पैसे देने से बचें, लालच न करें, ये बात बनती है, क्योंकि गुरु यहां अकेले हैं, वो अपने प्रभावों को सीमित कर देंगे अकेले होने के कारण। क्लियर है ये बात? मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, शनि मंगल का प्रभाव होगा। ऐसी स्थितियों में दाम्पत्य को वो कई बार कमजोर करते हैं, और शनि और मंगल से प्रभावित जब व्यक्ति का दाम्पत्य हो जाए, हालांकि वो रोगेश भी होता है, इस वजह से दाम्पत्य में कभी कभी रोग से युक्त या पत्नी को रोगी बना देता है, या खुद ही व्यक्ति कई बार पत्नी के सामने जाकर के रोग के सदृश हो जाता है। ये बात बनती है। सूर्य तुला के होकर के बैठे हैं, नीच हैं, इस वजह से व्यक्ति की कामेच्छा कमजोर होती है, क्योंकि शुक्र पहले ही अस्त हो रहे हैं सूर्य से, और द्वितीय भाव में शुक्र के जाने के कारण और सूर्य से अस्त होने के कारण जो एक होती है वो बात, जहां पे व्यक्ति काम से प्रेरित होता है तो वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि मंगल भी 12 में है। ये बात बनी। अब बात बुध की करूंगा। बुध लग्न के अधिपति, द्वितीय में बैठे, महाधनी योग है, अस्त नहीं है, तो ये प्रभाव से युक्त है। लग्न के अधिपति गुरु से केंद्र में आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लग्न का अधिपति गुरु से 1 2 3 4 ये केंद्र में आ रहे हैं, परिवर्तन योग, ये धन, धान्य, कुटुंब, जन, सुख, सवारी, इन सब चीजों को देने वाले बन रहे हैं। अब एक बात और बता दूं तो बुध बैठे हैं विशाखा के होकर के, और वो गुरु पुष्य के होकर के बैठे हैं, जो शनि
का नक्षत्र होता है और वो शनि आपकी कुंडली में बुध से षडाष्टक में जा रहा है। बुध और शनि के संबंध को देखिए तो ये दोनों एक दूसरे से छठे आठवें के संबंध में हैं, यानी कि पंचम भाव के जो अधिपति होते हैं शनि, वो बुध जो गुरु के नक्षत्र में बैठा है, जिसके नक्षत्र में गुरु बैठे हैं, वो शनि से परिवर्तन में कर रहे हैं। मतलब नक्षत्र का परिवर्तन कैसे? गुरु के नक्षत्र में शनि और शनि के नक्षत्र में गुरु, ये स्थितियां बनती हैं। मतलब बुध को भी कहीं ना कहीं त्रिकालिक बल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि लग्न के अधिपति होकर के सुख धन भाव में बैठे हैं और यहां का चौथा भाव शनि का हो रहा है, जो गुरु के साथ नक्षत्र के परिवर्तन में है, और वो गुरु धन भाव लग्न के अधिपति गुरु से केंद्र में है, मतलब बुध से केंद्र में है। ये स्थितियां समझ रहे हैं? एक बार फिर से बता दूं, बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति कौन है? गुरु है। वो किसके साथ परिवर्तन कर रहे हैं? जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति शनि के साथ। ये स्थिति अच्छी बनती है, व्यक्ति को सुख और सांसारिक सुख देने वाला बनता है। धन की स्थितियां कभी कमजोर नहीं होने वाली है। बुध है तो कभी कभी दंत रोगी बनाएगा, नेत्र का रोगी बनाता है और चीजों को बिगाड़ता है। कई बार रक्त की समस्याओं को देने वाला हो जाएगा। और रक्तदान व्यक्ति की कुंडली में बनती है। रक्त का दान अगर व्यक्ति किया करे कुछ कुछ टाइम पे, 6-6 महीने पे, तो स्थितियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और बुध के छठे आठवें भाव से संबंध बनने के कारण राहु और बुध की स्थितियों को देखते हैं तो व्यक्ति को प्रखर बुद्धि का बनाएगा, तार्किक बनाएगा और प्रैक्टिकल ज्ञान से युक्त ज्ञान को सही दिशा में ले जाने वाला बनाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का संपूर्ण तरीके से बुध और सूर्य का बुद्धादित्य योग बन रहा है। ये अद्भुत योग होता है जहां पे व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार से लाभों की स्थितियों में जाते हुए देखा जाता है। आपकी कुंडली में एक भाव ये यहां जहां ग्रह बैठे हैं, एक भाव ये 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 जहां ग्रह बैठे हैं और एक भाव ये, सारे के सारे ग्रह 1 2 3 4 5 6 घरों में बैठे हैं। ये अद्भुत होता है। व्यक्ति को सांसारिक सुखों का भोक्ता, संपूर्ण प्रकार के लाभों का बनाने वाला और बनने वाला और चीजों को बिगाड़ने से कमजोर करने वाला। बिगड़ने नहीं देगा, चीजें बन के आपके पास ही आ जाती हैं। पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा, ये स्थिति भी दिख रही है। वाहन आदि का भी सुख होगा क्योंकि यहां चंद्रमा खुद बैठे हैं। कैरियर भी ठीक में जा रहा है क्योंकि दशम स्थान के अधिपति होकर के बुध गुरु से केंद्र में आ रहे हैं और पंचम भाव में बैठे, अपने भाव से पंचमस्त। ये मंगल और बुध की बात थी। गुरु की बात करूंगा, उचके हैं। ये संपूर्ण प्रकार से व्यक्ति को भरने वाले ही हो रहे हैं। अपने प्रभावों को वो थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। वो कैसे बताऊं? एक तो वो कारक होकर के अकेले बैठे, कारको भाव नाशय, और जीव यहां से बैठ करके 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है। व्यक्ति स्मूथ मेहनत करेगा और मेहनत का फल भी मिलेगा क्योंकि मेहनत भाव का अधिपति उसको देख रहा है। गुरु और मंगल का संबंध जन्म कुंडली के तृतीय भाव से बन रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संपूर्ण तरीके से मेहनत करने के बाद लाभ को प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जन्म कुंडली के मेहनत करने के बाद जो पराक्रम का फल होता है उस भाव का अधिपति लग्न को देख रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं मेहनत, आप कभी ये ना सोचे कि आपका मेहनत जाया या बर्बाद होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपकी मेहनत का संपूर्ण फल आपको मिलने वाला है, ये बात बनती है। गुरु की दृष्टि यहां है और यहां के अधिपति के साथ अगर देखता हूं तो 7वें के बाद उसको देख रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति और पंचम भाव को दोनों को देख रहे हैं। ऐसी स्थितियों में ये गुरु जहां व्यक्ति को संतान का सुख देने वाले भी बन रहे हैं और अकेली दृष्टि है उनकी, अकेली दृष्टि है यहां पे और बाकी का कोई भी ग्रह इसको देख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में कि गुरु का जब यहां पे अकेला संबंध बनेगा तो कई बार संतान से दूर, संतान से दूरी भी देखने को मिलती है। संतान में विलंब होते भी देखा जाता है। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि यहां है, वो अपनी राशि को देख रहे हैं तो ये क्षेत्र जो है व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा और पद वाला जो 7वां भाव होता है और लाभ वाला, ये दोनों ही ठीक होगा। मतलब व्यक्ति को संपूर्ण तरीके का लाभ इस जीवन में मिलने वाला है। और व्यक्ति पिछले जन्म में भी धार्मिक कृत्य करने वाला था तो इस जन्म में भी धर्म कर लेना चाहिए। शुक्र की बात करूंगा तो आपकी कुंडली के लिए शुक्र नीच के होकर बैठे हैं। उनका निचत्व भंग परिवर्तन होने के कारण हो रहा है। और एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली के लग्न में ही अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए तो व्यक्तित्व को थोड़ा कमजोर करता है और खास करके तब जब शनि रोगेश होकर के उसको देख रहे हो। हालांकि यह स्थिति और ज्यादा बहुत अच्छी हो सकती थी अगर वो रोगेश नहीं होते, पर वो रोग से युक्त हैं
और दरअसल शुक्र आपकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र में बैठा है, जिसका अधिपति 12वें जा रहा है। त्रिक भाव के अधिपति में मंगल और शुक्र एक दूसरे के साथ समता के संबंध में होते हैं। वो इस भाव में अष्टमेश, इस कुंडली में अष्टमेश भी बन रहा है जहां राहु बैठा है। इस वजह से शुक्र को अतिरिक्त बल नहीं मिल रहा है और इस वजह से व्यक्ति कई बार ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा मेहनत करने के बाद उसका उत्तरार्ध जो होगा वो बड़ा बेहतर होता है पूर्वार्ध से ज्यादा। मतलब पहले वाले ग्लास में हो सकता है कि रुदन ज्यादा हो, बाद वाले ग्लास में हंसी ज्यादा होगी, ये बात बनती है। शुक्र की दृष्टि है, ये यहां देख रहे हैं, शनि का संबंध है, तो शुक्र और शनि के संबंध बनने के कारण दाम्पत्य में प्रेम होता है, पर कई बार एक तरफा भी हो जाता है। दाम्पत्य ठीक है, कमजोर नहीं है, क्योंकि गुरु उसको देख रहे हैं, परिवर्तन भी है सप्तमेश के साथ, तो व्यक्ति का डेली बेसिस का इनकम और व्यक्ति को पदस्थ अधिकारी बनाने वाली ये स्थितियां होती हैं। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि दशम भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठे हैं, जो खुद राजा होता है ग्रहों का। उसके बाद शुक्र जो कि स्वयं सिंहासन होता है, व्यक्ति को सिंहासन पे आरूढ़ करता है, वो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति से देखा जा रहा है। द्वितीय भाव के अधिपति होकर के परिवर्तन कर रहे हैं लग्नेश के साथ। लग्न बुध और धन शुक्र, इन दोनों का परिवर्तन हुआ। गुरु से दशम भाव के अधिपति केंद्र में और लग्न के अधिपति केंद्र में, यह अच्छी बात है। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के लग्न को देखना, यह अच्छी बात है। जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव सप्तम भाव पे, यह अच्छी बात है। भाग्य भाव के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना चलित चक्र में, पर वस्तुतः लग्न कुंडली में वो लग्न में जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। अस्त होने के कारण भाग्य का लाभ कम मिल रहा है, इस वजह से जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। पर इस कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो गुरु और शनि का परिवर्तन, बुध और शुक्र का परिवर्तन, सूर्य के साथ बुध के होने के बावजूद भी बुध का अस्त नहीं होना और सारे के सारे ग्रहों का 6 भावों में बैठना। अब बात शनि की करूंगा, क्लियर हो रही हैं सारी चीजें। शनि की तीसरी दृष्टि यहां, ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाएंगे और व्यक्ति के जीवन में तकलीफें जो आएंगी उससे वो रेगुलर उसको ठीक करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखिए उसकी मूल त्रिकोण राशि यहां बन रही है, हालांकि वो फंस रही है राशि, यहां पे नहीं बननी थी, पर अगर वहां पे वो बनेगी तो मांसपेशियों का दर्द देती है, कभी कभी चोट चपेट की घटनाएं भी बनती हैं, पर व्यक्ति है इतना सुरक्षित कि अपना ख्याल अच्छे से रख लेता है और अच्छे तरीके से रख सकता था अगर लग्न में शुक्र नीच के नहीं होते तो। पर शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है तो व्यक्ति को प्रैक्टिकल ज्ञान ज्यादा देते हैं। व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र का लाभ भी प्राप्त करता है, यश का भागी होगा और व्यक्ति के भाग्य में धीरे धीरे सपोर्ट मिलता है। एक ही बार में अगर वो चाहेगा तो सारी चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि लग्न पे शनि का प्रभाव है, लग्न में ऐसे ग्रहों का प्रभाव है जो कि लग्न में ऐसे ग्रह का प्रभाव है जो कि रोग का अधिपति है। ये शत्रुग्रही होकर के बैठा नहीं है, शत्रुग्रही होकर के बैठा है क्योंकि गुरु के साथ उसकी तात्कालिक शत्रुता बन रही है। ऐसी स्थिति में कि ग्रह शत्रुग्रही हुआ तो कमजोर हुआ और प्रभाव उसका भाग्य पे भी जा रहा है, जिसका अधिपति खुद अस्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में भाग्य को रोग लग रहा है क्योंकि रोगेश उसको देख रहे हैं। क्लियर है? 7वीं दृष्टि से यहां और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पहले ही पापक है और शनि रोगेश है, यानी कि माता को रोग देगा, माता का सुख कम देता है, माता का लाभ, कई बार माता का लाभ, माता का सुख, माता के घर से दूर जाना, ये स्थितियां बन रही हैं। पर संपूर्ण प्रकार के सांसारिक सुखों का व्यक्ति भोगता होगा, ऐसा इस वजह से क्योंकि चंद्रमा यहां खुद बैठा हुआ है शुक्र के नक्षत्र में। यह स्थिति ठीक है, खराब नहीं है। अब बात राहु की करूं तो राहु 5वीं दृष्टि से मंगल को, 7वीं दृष्टि से सूर्य और बुध को और 9वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के सुख भाव को देख रहे हैं। अब जरा गौर करिए तो पराक्रम भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि जाए तो व्यक्ति को मेहनती बनाएगा, व्यक्ति को जन्मस्थान से दूर लेके जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि का लाभ चतुर्थ भाव भी भोग रहा है। चंद्रमा वहां पापक है, शनि का प्रभाव पापक हो रहा है, रोगेश होकर के वो लग्न को देख रहे हैं। व्यक्ति को जन्मस्थान से दूर चले जाना चाहिए। आपकी कुंडली में जो सबसे बेहतरीन राशि बन रही है वो वृश्चिक राशि बन रही है। आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी दूसरी राशि बन रही है वो मीन राशि बन रही है। उसके बाद आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी स्थिति बन रही है वो ये कि व्यक्ति अपने जन्मस्थान से दूर जाए, ये स्थितियां बन रही हैं। अब आपकी कुंडली में बाकी जो चर्चा होगी वो कल करूंगा, पर यह स्थिति कुंडली को बहुत बेहतरीन बना रही है। मतलब कमजोरी के तौर पे अगर भाग्येश अस्त नहीं होते तो ये कुंडली और अच्छी बन सकती थी। शनि यहां बैठे हैं, कुंडली को लाभ भी देंगे, पर जहां लाभ देंगे वहां वो ड्रॉबैक भी है उनका।
क्योंकि भाग्य भाव पे रोगेश होकर के वो दृष्टि डालेंगे तीसरी दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे। राहु की दृष्टि गुरु से केंद्र में जा रही है, इस वजह से व्यक्ति को कई बार अपने से जो सीनियर लोग होते हैं, जैसे उनके जो अधिकारी, उच्चस्थ अधिकारी, उनके साथ संबंधों को कई बार कमजोर कर देता है। पर प्रभाव वाणी का रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ ही बैठे हैं। ये यहां से व्यक्ति धन का, वाणी का, पत्नी के धन का, पत्नी के लाभ का, इन सब चीजों का लाभ ले सकता है। पत्नी के साथ संबंध थोड़े कंफ्यूजन से होंगे। और एक बात बता दूं तो दाम्पत्य भाव के अधिपति या शुक्र से सुख की बात करता हूं तो वहां चंद्रमा बैठा है। दाम्पत्य का लाभ है क्योंकि चंद्रमा है, पर वो पापक बन बैठा है, इस वजह से कंफ्यूज भी है वो। तो मैं एक बात यहां पे ये कहूंगा कि पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर वो हैं तो बेहतर तरीके से रहें, उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे इसी कुंडली के नौमांस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।